नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग चर्चा करेंगे डोडला डेयरी को लेकर। कंपनी का रिजल्ट भी आया है और रिजल्ट के प्रति जो एक्सपेक्टेशंस रहा है उसमें कितनी ग्रोथ लेवल की बात किया जा रहा और मार्केट की क्या रिएक्शंस बनती है इसके ऊपर, जो डेयरी से पता चल जाती है कि कंपनी इसमें करती है काम, खास करके दूध, मक्खन, घी, बटर इसमें ही डील करती नज़र आती है। और इसके बारे में थोड़ा सा पार्ट्स को समझें तो कंपनी के बारे में कहती है, ये जो कंपनी है वो कंपनी तेलंगाना बेस्ड कंपनी रही है। करीब 14 प्लांट है इनके पास, 1.5 लाख से ज़्यादा फार्मर एसोसिएशन के साथ कामकाज करती है। प्रोसेसिंग कैपेसिटी की बात यदि देखा जाए तो 2.2 बिलियन लीटर पर डे की बात कर रही है और 150 लीटर कहती है जो चिलीज यूनिट्स की बात करती है। इसके अलावा कहती है कलेक्शंस सेंटर भी इनके पास करीब 8,000 से ज़्यादा की है। रिटेल्स जो पार्लर है वो करीब 600 से ज़्यादा हैं। डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर 2,000 से ज़्यादा हैं। मिल्क प्रोसेस जो प्रोक्योरमेंट्स हैं उसमें 1.57 मिलियन, जो कि मिलियन लीटर जो पर डे की कैपेसिटीज कहती है। और 3,000 से ज़्यादा कंपनी में डायरेक्टली की बात कर रही है, जहाँ पे इनके पास क्या है, एम्प्लॉय की बात। इसके अलावा देखा है तो कहती है कंपनी हमारे पास कर्ड्स में, कर्ड्स के अलावा कुछ और प्रोडक्टिविटी पर डील करती है, जहाँ पे घी को लेकर देखा जाए, स्वीट या लास्ट को देखा जाए। इसके अलावा कहती है कि टोंट मिल्क आती है, जो फुल क्रीम आता है, हाफ क्रीम होती है, इसको लॉन्ग लाइफ। 1.5 लाख के अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अलग अलग प्रोडक्टिविटीज़ को लेकर के कामकाज करती रही है। अब इतना सारा मैं बात क्यों कर रहा था, उसके पीछे कारण ये होता है जो किसी भी कंपनी की स्टॉक को जानने से पहले उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तभी हम इस कंपनी की एग्जैक्टली पता चल पाएगी। एक जो आखिर इतना कितना परसेंट की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इस कारोबार से, कितने परसेंटेज की क्या बनाती नजर आती है, कितनी परसेंट की ग्रो की आंकड़ा करती है। एक नज़र हम इनकी फंडामेंटल स्ट्रेटजी की तरफ, जहाँ बुक वैल्यू 214 का, इंट्रेंसिक वैल्यू 688 का, कंपैरिजन विद द इंडस्ट्रियल के पी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शायद कह सकते हैं कि यहाँ से अभी भी अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो इसमें आर और आर भी नियरली 15% से 22% तक की यूटिलाइजेशन की बात कर रही है। और ये कहती है कि प्रोमोटर्स होल्डिंग 60% के नियरली है। करंट रेशियो का माप थोड़ा सा ज़्यादा कहता है, लेकिन डेट्स को लेकर के बिल्कुल फ्री की आंकड़ा कहते हैं। और इन सब के पीछे जो मार्केट कैप है करीब 7,500 करोड़ से ज़्यादा की जगह पे बना के रखी हुई है। इन सभी के पीछे कुछ एस्पेक्ट को समझेंगे, क्या आने वाले समय में इसका स्टॉक की प्राइस जो है वो क्या 1,500 से लेकर के 2,000 के आसपास पॉसिबल ऐसा बनता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अभी अंदर वेटेज है। यदि 10% यहाँ से बढ़ता है, इसमें 120 रुपये को हम एक्स्ट्रा एड ऑन करते हैं, तो कह सकते हैं करीब करीब कितने पे जाएगा ये, 1,360-65 के आसपास जाएगा नियरली बात किया जाए तो ये कह सकते हैं कि 1,500 तक जाना, उसके बाद 10% का, 10 से 20% का तो गैप अप हमेशा बनती है। इसलिए यदि ऊपरी सतह के लिए देखा जाए या फिर नीचे सतह। अब इनके पीछे कुछ एस्पेक्ट को समझेंगे, जहाँ क्या कहना चाहती है इनकी अपडेट। रिजल्ट इसका आया था, रिजल्ट को लेकर कंपनी ने कहा हमारा सितंबर से सितंबर की डेटा जो रही है, सेल्स हमारे पास 30% से ज़्यादा की वृद्धि देखी गई, इवेटा में करीब 37% के, नेट प्रॉफिट में करीब 45% का, और अर्निंग पर शेयर में करीब करीब 45% की क्या बनती है, इंक्रीज होती नज़र आ रही है। अब इन्हीं पहलुओं पे यदि हम ध्यान दें तो शायद ये कह सकते हैं कि इनका जो रिकॉर्ड रहा है पिछले कुछ सालों का, उस सालों के रिकॉर्ड में कंपनी अपनी 21 वाले पोजीशन से काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस करती हुई 1,000 करोड़ की टर्नओवर इन द क्वार्टरली बेसिस पे जा रही है, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक ठाक है। और ये कह सकते हैं इस कारोबार में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% से लेकर के मैक्सिमम 11-12% तक की ही बात बन पाती क्वार्टरली बेसिस। यदि यही चीज़ को हम ईयरली डेटा की तरफ चलें कंबाइंड करते हुए, तो समझ में आ पाई कंपनी इसी दूध, मक्खन और दही बेच करके थोड़े करीब 3,000 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करती है, उससे ज़्यादा का है, जबकि कंपनी प्रॉफिट भी करीब करीब लास्ट 12 महीने में 217 करोड़ की प्रॉफिट बनाती है।
जहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेक्स्ट टू नेक्स्ट 10% तक पहुंची है। हायर टू हायर कंपनी ने अभी तक 13% की रिपोर्ट दर्ज की। कंपनी में अदर सोर्स ऑफ इनकम जितना ज़्यादा है, जो कि कंपनी के पास यदि आज भी काफ़ी ज़्यादा लोन लेकर के अपनी बर्डन को क्या करे, अपनी बर्डन बढ़ाए, तो क्या लगता है कि इनकी कारोबार में और ग्रोथ लेवल बन सकती है? इनके प्रति कुछ कारणों को और समझ। जहाँ कंपनी को लेकर के हमने ये देखा कि यहाँ पे ये बाकी सारे एक्सपेक्टेशन तो ठीक था, इन दोनों को लेकर के हम रिकन्सिलेशन करते हैं और इसलिए हमने इसका नाम रखा है R2R को लेकर के। जो आखिर R2R में क्या बनती है, तो हम कहते हैं इसको R हमेशा रिस्क होता है। R क्या है? हमेशा रिस्क है। जो रिस्क चाहे कारोबार को लेकर के या बिजनेस को लेकर के हो या फिर उनकी स्टॉक की परफॉर्मेंस लेवल को लेकर क्यों ना हो। ये कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ हम देखें तो शायद कह सकते हैं रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं, एक दिन में इनके पास पैसे आते हैं और भले ही ये पैसा 24 दिन में देते हैं। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो वो कहती है जो इनके पास जो पार्ट्स रहा है, इसको लेकर के वो भी ठीक ठाक है, बोरिंग्स बहुत ज़्यादा फिलहाल नहीं है कंपेरिजन टू द प्रीवियस डेटाबेस को लेकर के। और इसके अलावा की बात किया जाए तो कंपनी में कुछ अदर सोर्स, यदि परसेंटेज भी ज़्यादा होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा डेटा नहीं है, लेकिन 5 दिन में पैसा आ जाता है, ये इनके लिए एक अच्छी बात, एक दिन में पैसा आता है। अब सवाल है क्या ईयरली ग्रोथ क्या कहती है, प्रॉफिट ग्रोथ क्या कहती है, स्टॉक प्राइस सीजीआर ग्रोथ क्या कहती है? तो कहती है जो कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को लेकर की है, उसमें कहती है तो ये थोड़ा सा 15% तक आसपास। कंपाउंड प्रॉफिट भी लगातार बढ़ती नजर आती है। स्टॉक प्राइस सीजर इनके बैकअप के ऊपर जंप करती नजर आ रही है, जबकि इनको ये भी सपोर्ट दे रही है पीछे से। ऑब्वियसली क्या है, इनको सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए मार्केट में इनकी 85% तक की ग्रोथ दर्ज करती है। पीयर्स का आंकड़ा करके देखें तो जो वरुण बेवरेज हैं, हसन्स हैं, विकास फूड्स हैं, ईट, तो मुझे लगता है कि इनको कहाँ पे रखा गया, ये कहते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट। लेकिन यदि ये इनको केवल दूध कर्ड और मिल्क कर्ड एंड पनीर बनाने वाली कंपनी के तौर पर देखा जाए, शायद इस लेवल पे काफ़ी कम कंपनियां हो सकती है जो कि सेम कारोबार करती नजर आए। हमने इस कंपनी के बारे में समझने का प्रयास किया। यदि हम रिस्क टू रिवार्ड की तरफ ध्यान दें, जो कंपनी डेयरी प्रोडक्ट में डील करती है, तो इनका रिस्क टू रिवार्ड में देखने को मिलती है। एक तो उन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की बात किया था, उस पर ज़रा हम एक नज़र फोकस करते हैं। और इधर कहती है कंपनी को लेकर के, जो कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी डिविडेंड नीरन जीरो की बात करती नज़र आई है। और कंपनी का जो पीपीटी है फिलहाल के लिए, वो क्या कहता है जो Q2 को इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कहती है कि इनका जो है हाईएस्ट रिवेन्यू की बात जो कि 29% तक बढ़ी है। एविटा की बात करें 19% बढ़ी है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाली 16% के आसपास की मार्जिन के साथ कारोबार किया। परसेंटेज तो काफ़ी ज़्यादा रहा है, करीब वाई वाई 45%, 37% और 29% तक वाई वाई की जंप की बात कर रही है। इसके अलावा कंपनी ने वाई वाई के डेटा सामने रख किया है, चाहे H1 की डेटा की बात करें, H24 की और H25 की, दोनों तरह से डेटा को शेयर किया। और कंपनी में ग्रोथ लेवल क्या हो रही है, लगातार बन रही है। जबकि बैलेंस शीट की फिगर की बात करें तो यहाँ भी कंपनी के पास कंपेरिजन टू द पिछले पीरियड में बेटर परफॉर्मेंस करती हुई नज़र आ रही है, और इसके बेसिस पे इनके पास अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। हमने थोड़ा सा पार्ट्स लेने का प्रयास किया जिसका नाम था डोडला, और इनकी डीपली के लिए जा सकते हैं। अलग अलग प्रोडक्टिविटीज़ इनके पास, अलग अलग काम काज हैं, काम काज करती है। और इनके अलावा देखा जाए तो इनके कंक्लूजन के लिए तौर पे कहती है जो डेट्स फ्री है, ऑलमोस्ट कंपनी इज द रिपोर्टिंग द क्वार्टर रिपोर्टेड प्रॉफिट इन द पे आउट की बात बिल्कुल नहीं कहती है। कुछ ऐसे चीज़ें जो अच्छी है, कुछ अच्छी नहीं भी है। लेकिन उन सब के पीछे एक रूल को हमेशा जानना जरूरी है, उस रूल का हम चर्चा करें। उस रूल के बारे में कहते हैं जिसका नाम है रिस्क टू रिटर्न की चर्चा, और रिस्क टू रिटर्न के बाद हम देखेंगे
पिछले 6 महीने में 25% बढ़ी है और लास्ट 1 महीने के डेटाबेस में देखा गया कि यहाँ पे एक लंबी बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला था, जबकि पिछले 1 साल में देखने को मिला जो कई बार इस तरह के प्रॉफिट बुकिंग हुए हैं, लेकिन जब भी हुआ है लोअर टू लोअर को कभी टच नहीं किया, हायर टू हायर को टच कर। आपने हम लोगों ने कब लिया, कैसे लिया, किस पोजीशन पे लिया, इसकी बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक गोल्डन रूल को समझने के प्रयास कर। एक इसको मानते हैं बॉटम, बॉटम के नीचे एक होता है रिस्क, ऊपर होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट को हमेशा बुक करते रहना चाहिए, रिस्क को हमेशा मेंटेन करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, और इन दोनों के बीच में टर्म और ग्रोथ लेवल को परसेंटेज के अकॉर्डिंगली एक फाइनेंशियल डिसीजंस लेना चाहिए और एक पॉलिसीज के तहत ही इनको करना चाहिए, रहना चाहिए। दोस्तों हमारे साइड से किसी भी कंपनी को लेकर कि कोई भी एडवाइजरी या ट्रेडिंग के बाद बिल्कुल शामिल नहीं है, ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको लर्निंग करने का प्रयास किया है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।